सो जैसे कि इवली ने एक ही कंपनी के अंदर दो डिफरेंट जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स पे काम किया, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। पहला वो जो काफ़ी अर्सा जिसमें उसका वर्क एक्सपीरियंस रहा वो था जिसमें कार्डियोलॉजी बेस्ड जो है वो कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे। बेसिकली वो कार्डियोलॉजी जो सॉफ्टवेयर था, जो भी प्रोडक्ट थी उसकी, वो कार्डियोग्राफ्स बनाने के लिए और डिफिब्रिलेटर्स के लिए इस्तेमाल होते थे। ठीक है। जिसमें जिसमें आप अगर डिलीवरी डेट अगर मिस कर भी देते और आपके अगर कुछ महीने प्रोडक्ट डिले भी हो जाती तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था। जो चीज़ उन्हें ज़्यादा स्केरी लगती थी, जिससे वो ज़्यादा खौफज़दा होते थे, वो ये कि उनमें उनकी किसी एक इंटरनल एरर या डिफेक्ट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना ऐसा प्रोड्यूस हो जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हो जाए, पेशेंट या टेक्नीशियन की डेथ ना हो किसी इलेक्ट्रिक शॉक के प्रोड्यूस होने की वजह से। सो उसके अलावा उसमें क्या उनके जो फियर था वो ये था कि एक एक पर्सन जिसको जो डायग्नोस के लिए आया उसका डायग्नोसिस जो है वो गलत हो जाए ड्यू टू सम इंटरनल एरर या डिफेक्ट। ठीक है। और ये कि इमरजेंसी की सूरत में डिवाइस यूज़ ही ना हो सके। तो इन सारे केसेस में जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूजेबल ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो इस इन सारे केसेस में दे वर वरीड और दे वर स्केयर्ड कि प्रोडक्ट को एक्सटेंसिव या रिगरस टेस्टिंग से गुजारा जाए। अगर इफ द टीम रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेलियर, कि अगर टीम ने किसी पॉसिबिलिटी का अंदेशा जाहिर किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे फेलियर हो सकता है, तो द डिलीवरी डेट जो है वाज ऑटोमेटिकली पुश फॉरवर्ड। सो डिलीवरी डेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसको आगे बढ़ा दिया गया। उसमें कोई डिस्कशन या कोई जो है ना डिले नहीं किया गया इस डिस्कशन कि जी आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। सो जहाँ पे भी टीम को लगा, डेवलपमेंट टीम को, कि कोई फेलियर की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे उन्होंने डेट को मजीद एक्सटेंड करते गए। Lengthy and costly efforts to find and definitely eliminate the cause of defect was systematically approved. ठीक है। um, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर था इस केस में, क्योंकि ये लाइफ से जुड़ा हुआ था लोगों की। सो जहाँ पे भी कोई डिफेक्ट होता उसके कॉज को एलिमिनेट करने के लिए बहुत लेंथी और कॉस्टली जो है वो एफर्ट्स की गई, मतलब वो टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस या व्हाटएवर जो भी उनके जो डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए वो ज़रूरी था, उन्होंने उस पे और उस पे जो भी कॉस्ट आती थी, जितना अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता था, उन्होंने उसको लगाया। सो इसमें एक चीज़ ऑब्वियसली कि फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस सेक्टर, shirking one's legal responsibility or being blamed by American Food and Drug Administration definitely contributed to this decision. So वो कह रहा है इस बिजनेस सेक्टर में काम करते हुए जो वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़, उनकी तरफ से भी जो प्रेशर होता है इस तरह की प्रोडक्ट के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, उनकी तरफ से भी जो प्रेशर होता है उसने भी उनको मोटिवेट किए रखा है कि वो इसको जो है इम्प्रूव करें। सो इसी वजह से डिलीवरी डेज जो हैं वो दे दे ऑलवेज चेंज, और प्रोडक्शन जो है कम्प्लीटेड विद ओवर टाइम, प्रोडक्शन जो है ओवर टाइम के बाद जो है वो कंप्लीट की गई। जबकि इन कंज्यूमर प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स डिवीजन जहाँ पे वो एचपी के वो डिफरेंट प्रिंटर्स और उनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह असेंबल करते थे, जो सिचुएशन जो थी वो क्वाइटली डिफरेंट थी, क्योंकि वहाँ पे इंजरी का रिस्क बहुत लो था, और बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में भी वहाँ पे इंजरी पॉसिबिलिटी जो है ना उसका रिस्क बहुत कम था।
वहाँ पे रियल कंसर्न जो था वो ये था कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्केड्यूल पे एक खास टाइम पीरियड पे ना डिलीवर कर सकें, क्योंकि उसमें कि ह्यूमन इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं है, सो उसमें टाइम या डेडलाइंस मीट करना दैट वाज इम्पोर्टेंट। इसी तरह उसमें ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट थी कि आपको जो कॉस्ट है उस सारे प्रोसेस को रन करने के लिए, वो कॉस्ट से भी आप एक्सीड ना करें। So these were the two important consideration in this aspect. जबकि प्रीवियसली कंडीशन में आपके कॉस्ट और स्केजलिंग जो है या टाइम लिमिट जो है वो या डेडलाइन वो इम्पोर्टेंट नहीं थी. So when software has to be packaged in hundreds of thousands of boxes, हैं, and these boxes must be sent to the reseller on time for the day of a major sale, there is not much room to play catch up. तो जब कोई डील चल रही होती है इस तरह की प्रोडक्ट्स पे और वो आपको हज़ारों बॉक्सेस में प्रोडक्ट जा रहा है, पैक होके जा रहा है आगे सेल होने के लिए, तो उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो ना हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट अगर आपने कोई डिफेक्ट या वो एरर डिटेक्ट किया है तो आप उसको तमाम जो प्रोडक्ट्स है उसमें चेंज कर सकें. सो इस सिनेरियो में इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो. इसमें जो है वो जो फियर किस किस्म के होते हैं, इसमें जो फियर जो होता है, इसमें जो खौफ होता है वो ये होता है कि जो यूज़र्स हैं, हज़ारों यूज़र्स जो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट लोकेशंस पे, उन वो जो हैं वो न्यू प्रिंटर इंस्टॉल ना कर सके और वो फिर कस्टमर सर्विस लाइंस को क्रिसमस पे या बिजी डेज पे वो कॉल करते रहे, क्योंकि क्रिसमस पे अमूमन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग एक्टिविटी देखी जाती है वेस्टर्न जो है वो कंट्रीज़ में. इसलिए उनके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि क्रिसमस पे कस्टमर सर्विस सपोर्ट लाइन जो हैं उन उधर रश ना हो किसी एक एरर या डिफेक्ट की वजह से कि प्रिंटर या कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रही. So incompatibility between the most popular software and hardware was another source of concern. इसमें क्योंकि प्रिंट जो यूजर्स जब प्रिंटर्स कोई भी लेके जाते हैं तो उसमें एक और जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वहाँ पे उनका जो प्रिंटर है वो उस हार्डवेयर के साथ इनकम्पैटिबल होता है, जिसकी वजह से मोस्टली उसके इंस्टॉलेशन या रनिंग के इशू आते हैं. सो इसका आप इसमें देख सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में और कार्डियोलॉजी डिवीजन में, दोनों में जो फियर्स हैं वो टोटली डिफरेंट है. ठीक है, एक में फियर जो है वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, ऑब्वियसली बात है. इसलिए उनको अगर माइनर जो माइनर डिफेक्ट को भी रिमूव करने के लिए दे हैव टू बी रिगरस इन दैट एस्पेक्ट, और दे वर्क went through lengthy and costly efforts to minimize the or eliminate the defect. But in case of consumer products, the fear was totally different. Fear was to meet the deadline or a number of orders actually. So that's why and their working module is entirely different. Their working environment is entirely different. ठीक है. So इसका इसमें एक बात तो क्लियर है कि दोनों डिवीजन्स में जो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी है वो टोटली डिफरेंट है. क्लाइंट जो के लिहाज से बात की जाए तो क्लाइंट जो हैं वो डिफरेंट थिंग्स वैल्यू करते हैं. जैसे क्लाइंट फ्रॉम मेडिकल सेक्टर जो हैं वो उनकी नज़र में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी सबसे बढ़ के है, सब चीज़ों से ऊपर है. जबकि प्रिंटर के कंज्यूमर्स कस्टमर्स जो हैं उनके लिए यूज़र फ्रेंडलीनेस और कंपैटिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन रिलायबिलिटी. तो दोनों की यानी कि दोनों क्लाइंट्स की जो प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट. फिर एक बात तो फैक्ट है कि सबको रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन whether they are aware of it or not, people value reliability as a function of the pain that
certain problem may cause them. तो कोई प्रॉब्लम आती है लोगों को तो लोग उसके मुताबिक रिलायबिलिटी को जज करते हैं, ना कि जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट के फंक्शन के लिहाज से. सो दैट मीन्स कि अगर कोई मेडिकल या कार्डियोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ह्यूमन रिस्क बहुत ज़्यादा है, और हार्ट पेशेंट के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें एक इम्बेंस किस्म की पेन पर्सन को हो सकती है. तो इस वजह से उनके लिए रिलायबिलिटी इज मच मोर वैल्यूएबल एसेट rather than someone buying a printer. As long as a printer is easy to install and easy to use और compatible है, तो लोग खुश रहते हैं. बजाय इसके अगर वो प्रिंटर जो है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा देर तक ना भी चले, तब भी उनके लिए दैट इज़ गुड. So people are not happy when they have to restart the computer from time to time. But their misfortune is nothing in comparison with the anguish of the patient faced with a functional problem with a heart defibrillator. ठीक है. सो फंक्शनल प्रॉब्लम आ जाएगा हार्ट डिफिब्रिलेटर में, तो उसमें जो पेशेंट में गुस्सा भी आएगा और उसको पेन भी होगी, और शायद वो अनफॉर्चुनेट भी होगा उसके लिए. लेकिन वो पेन जो है उस पेन से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि जो लोग फेस करते हैं कि आपको बार बार अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़े. सो ये रीस्टार्ट करना कुछ ज़्यादा एंग्विश या पेन वाली बात नहीं होती. So when someone goes into fibrillation, there is a 5 to 6 minute window for saving the patient. जब भी कोई fibrillation के प्रोसेस में जाता है, तो लोगों के पास से 5 से 6 मिनट का जो वो टाइम होता है बंदे को बचाने के लिए. सो इक्विपमेंट प्रॉब्लम जो है उसमें अगर इक्विपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये एक बहुत मेजर इशू बन सकता है किसी भी पेशेंट के लिए इन दैट केस. सो इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी दोनों बिजनेस मॉडल्स के केस में एंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं. और जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि नो वन वुड डाई फ्रॉम प्रिंटर सॉफ्टवेयर एरर, ठीक है, द टीम एग्जामिन द सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस इन मेडिकल प्रोडक्ट डिवीजन टू डिटरमिन वेदर दे वर आल्सो यूजफुल इन प्रिंटर सेक्टर. तो टीम ने असल में ये उन्होंने एनालाइज किया कि जो लोग जो मेडिकल प्रोडक्ट्स डिवीजन में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो क्वालिटी क्या चीज़ है, और हमारे लिए क्या चीज़ है. मतलब ये कि दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों प्रैक्टिसेस में. सो इबरली ने ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो कि इबरली जो थी उसमें काफ़ी महीने लगे ये रियलाइज़ करने के लिए कि प्रिंटर सेक्टर में प्रायोरिटीज़ हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डील करने की, और हर प्रायोरिटी जो है वो सेम वेटेज नहीं रखती एज दैट ऑफ द मेडिकल प्रोडक्ट. सो it took her a long time to do because she was from the medical division. So that's why she was working in that from that perspective. But in printer division, the mode of or priorities were quite different from that of the medical products. अच्छा, फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे, ये हमने बात की रिलायबिलिटी और एंग्जाइटी, जो इन दोनों सिनेरियोज में जो आ जाती है, और उसकी वजह से लोगों की प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं. लोगों की क्वालिटी की डेफिनेशन और रिलायबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाती है. Now we will discuss about the choice of software practices itself. So people from both businesses sectors chose software engineering practices that will lower the probability of their worst fear. So दोनों केसेस में जो वर्स्ट फियर था वो डिफरेंट था. तो इसलिए लोग अपनी जो सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस है वो उस लिहाज से चूज करते हैं कि उनका जो वर्स्ट फियर की प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम हो जाए.
Since their apprehensions are different, their practices are also different, क्योंकि उनकी understanding जो थी और उनकी जो वर्स्ट फियर डिफरेंट थे, तो इसलिए उनकी एक्चुअल प्रैक्टिसेस, एक्चुअल वो जो से काम करने का तरीका भी डिफरेंट था. So in fact, in light of their fears, the choice of practices start to make sense. ठीक है. The fear of a false diagnosis lead to many detailed reviews and various type of tests. However, the fear of confusing printer user results in more usability tests. अब बात ये कि अगर कोई फास्ट डायग्नोसिस वहाँ से मेडिकल सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया, तो उसमें टेस्टिंग की टाइप डिफरेंट हो जाएगी, उसमें रिव्यूइंग और टेस्टिंग की टाइप डिफरेंट हो जाएगी. लेकिन जहाँ पे अगर प्रिंटर आपका कंफ्यूज है और वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो पर्टिकुलर चीज़ को, यूजेबिलिटी का इशू है, तो इसका मतलब है वहाँ पे जो है यूजेबिलिटी टेस्ट ज़्यादा रन किए गए. So it was not surprising to see that people who work in the same business sector have similar concerns and use similar practice. Certain concerns can also be found in other organizations. For example, aerospace sector and medical sector are very closely related. क्योंकि एरोस्पेस सेक्टर में भी एक जहाज जो है उस पे hundreds of passengers are on board. So that is also same that of medical sector. तो वहाँ पे भी जब आप कोई इक्विपमेंट या उसके अंदर जो कोई इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, उसकी क्वालिटी इंश्योर करना चाहते हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. और आपको छोटे से छोटे फियर को भी, छोटे से छोटे डिफेक्ट को भी एलिमिनेट करने के लिए आपको एक्सटेंसिव टेस्टिंग में और क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक्स में जाना पड़ता है. सो इसका मतलब है कि जो जहाँ पे लोगों की कंसर्न्स या फियर्स की टाइप्स जो हैं वो सिमिलर हो जाती हैं, वहाँ पे आपकी जो है प्रैक्टिसेस भी सेम हो जाती हैं. Software organization or software specialists are divided into groups that appreciate similar things or share the same concern based on similarities in client and business community expectations. तो client और business community expectations के मुताबिक अगर वो सिमिलर हैं, तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस या सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी उनकी प्रायोरिटीज भी वो उनकी कंसर्न्स भी सिमिलर हो जाते हैं. These cultures are called practice groups. इनको practice group पे क्या जाता है? For example, आपके यहाँ पे aerospace sector या medical sector, they can be called as a single practice group. ठीक है, क्योंकि इनमें कॉमन डेफिनेशंस शेयर की जाती हैं क्वालिटी की और रिलायबिलिटी की. So these were about this was about the choice of software practice. The choice of software practice depends on what kind of problem you are dealing with. ठीक है, what kind of product you are dealing with and उसका human के साथ क्या interaction है and user के साथ क्या interaction है. अगर तो वो interaction life threatening है, इस पे लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार हो सकता है, जैसा मेडिकल सेक्टर है, एरोस्पेस सेक्टर है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्वालिटी की प्रैक्टिसेस सिमिलर होंगी. लेकिन अगर वो सिमिलर नहीं है, जैसे कि कहीं पे मॉनिटर बनाना, एलसीडीज बनाना, ठीक है, एलईडीज बनाना, या कहीं पे कोई डिस्प्लेइंग डिवाइसेस बनाना, या प्रिंटर्स बनाना, या माउस बनाना, या कीबोर्ड बनाना, सो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएंगी. सो वी कैन से दैट इज़ वहाँ पे ह्यूमन रिस्क जो फैक्टर है, ह्यूमन लाइफ का रिस्क फैक्टर है, वो बहुत जो है वो लो होता है. लेकिन वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोडक्ट की डिलीवरी, उसकी यूजेबिलिटी इन द रियल वर्ल्ड, और प्लस ये कि उसकी डिलीवरी ऑन टाइम. सो दैट शेप द ओवरऑल choice of software practices and software quality practices as well. So अभी फिर आगे अब लेके चलते हैं आगे बिजनेस मॉडल डिस्क्रिप्शन. सो बेसिकली अगर बात की जाए बिजनेस मॉडल डिस्क्रिप्शन, ये सारी हम अभी जो बात कर रहे हैं चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, एंजाइटी एंड फियर, और इससे पहले हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट समझने की बात की थी. तो ये सब किस में आते हैं? बिजनेस मॉडल्स एंड द चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. बिजनेस मॉडल्स के चेंज होने की वजह से चॉइस ऑफ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है वो कैसे डिफरेंट हो जाती है.
अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिजनेस मॉडल की डिस्क्रिप्शन, कि आप बिजनेस मॉडल को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। सो एबल ने कुछ बिजनेस मॉडल्स डेवलप किए ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके कि क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल्स को डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। सो बेसिकली उसने कुछ मॉडल डेवलप किए एबल ने, जिसमें उसने to ensure or to make the you can say understanding better for the QA in different business sectors. तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें वो मद्देनज़र रख सकते हैं। आपको जैसा कॉन्ट्रैक्ट इनकम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर है एंड लॉसेस है। तो ये अमूमन चीज़ें अगर आप पिछले जो हमने 2 सिनेरियोज़ देखे, उसमें भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर, कॉन्ट्रैक्ट इनकम और लॉसेस क्या हैं। उसके मुताबिक आप बहुत सारी चीज़ें को, डिसीजंस को शेप करते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस की प्रैक्टिस को चेंज करते हैं। How profits are generated affect the choice of software practices. ठीक है, आपके प्रॉफिट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं उसके मुताबिक आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस भी चेंज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 जो हैं बिजनेस मॉडल्स दिए गए हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। नंबर 1 इज कस्टम सिस्टम्स रिटन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कस्टम सिस्टम जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, ये कैसे सिस्टम होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट बाय सेलिंग टेलर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स। ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्लाइंट के बिहाफ पे और जो है सॉफ्टवेयर को टेलर्स करके उनको जो है वो चेंज करके वो सेल करती जाती हैं प्रॉफिट के लिए। इसकी एग्जांपल एक्सेंचर है, टाटा है एंड इन्फोसिस है। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी एक सॉफ्टवेयर को टेलर करके वो सेल करते जाते हैं। तो इसमें कस्टम सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे डेवलप किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। उसके अलावा उसके बाद कस्टम सर्फेस सॉफ्टवेयर रिटन इन हाउस। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल आपके करंट इंटरनल आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो राइट करती है और आपकी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। देखिए हमें नमाज के लिए टाइम हो गया, तो हम बाकी फिर इधर से आगे कंटिन्यू करेंगे नमाज के बाद। सो सी यू इन अ वाइल। ओके, थैंक यू।